स्वागत है दोस्तों आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को पहले क्लास में जो मैंने बताया हुआ था उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में पार्ट फर्स्ट मैंने आपको बताया हुआ था। मैंने कहा था कि मैं पार्ट सेकंड इसका आप लोगों को बताऊंगा। तो आज पार्ट सेकंड लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में या एक तरीके से कहें राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी हद तक बताया था। तो आज पिछली वीडियो मैंने जो बताया था उसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताया था कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उसके बाद मैंने ये बताया था कि क्षेत्रफल में स्थान उत्तर प्रदेश का चौथा है। सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद तब उत्तर प्रदेश है। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था कि 4 सबसे बड़े जिले प्रदेश के जो 4 सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल में हैं, जैसे लखीमपुर खीरी हो गया सबसे बड़ा जिला है, 7860 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सोनभद्र, फिर तीसरे नंबर पर हरदोई, फिर चौथे नंबर पर सीतापुर। इसके बाद मैंने 4 छोटे जिले सबसे छोटे जिले बताए थे क्षेत्रफल के हिसाब से प्रदेश के। सबसे पहला सबसे छोटा जिला कौन-सा है? हापुड़ है, जो मात्र 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद हापुड़ के बाद मैंने आपको बताया था भदोही, भदोही के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद शामली। ये 4 जिले सबसे छोटे हैं। दोस्तों मैंने बताया था ये उत्तर प्रदेश का मैप है। एक हिसाब से जो है ये लगभग-लगभग एक्यूरेटली ये मैप सही है, थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है, तो आप लोग उसको बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने पूर्व से पश्चिम जो इसकी लंबाई बताई थी, वो 650 किलोमीटर। फिर उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई बताई थी, 240 किलोमीटर। इसको भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। उसके बाद दोस्तों अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार के बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने ये बताया था कि उत्तर प्रदेश के जो सटे हुए राज्य हैं, वो या एक तरीके से कहें तो 8 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 1 देश। 1 देश नेपाल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। उसके बाद 8 राज्य, 8 राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। और उसके बाद जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है, ठीक है? मैंने इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया था। और उसके बाद दोस्तों ये भी बताया था कि ऊपर जो है इसके जस्ट उत्तराखंड है। उत्तराखंड से 7 जिले लगते हैं, प्रदेश के 7 जिले लगते हैं। सबसे पहले सहारनपुर, सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर, बिजनौर के बाद रामपुर, रामपुर के बाद बिजनौर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद तब रामपुर और रामपुर के बाद बरेली, बरेली के बाद पीलीभीत। और पीलीभीत जब आता है यहाँ पे तो पीलीभीत उत्तराखंड से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है। तो उत्तराखंड से 7 जिले लगते हैं, नेपाल से भी 7 जिले लगते हैं और नेपाल के भी 7 जिलों को मैंने आपको बताया था। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। और महाराजगंज जो यहाँ पे लगता है वो नेपाल से भी लगता है और बिहार से भी लगता है। तो बिहार से भी 7 जिले, मतलब उत्तराखंड से 7 जिले, नेपाल से 7 जिले और बिहार से भी 7 जिले लगते हैं। बिहार से 7 जिले लगने वाले यहाँ पे महाराजगंज, महाराजगंज के बाद आपका पड़ता है कुशीनगर, कुशीनगर के बाद देवरिया, देवरिया के बाद बलिया और बलिया के बाद जस्ट आपका पड़ता है गाजीपुर, गाजीपुर के बाद यहाँ पे चंदौली, चंदौली के बाद ये सोनभद्र आपका पड़ता है। और सोनभद्र ये 4 जो है राज्यों से लगने वाला जिला है। सबसे इधर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उसके बाद इधर बिहार। ये सोनभद्र जो है 4-4 जो है राज्यों से लगने वाला जिला है। किसी भी आप प्रदेश के जिलों को देखेंगे सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करने वाला जिला पूरे देश का कौन-सा है? सोनभद्र ही है। या उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सोनभद्र ही है। उसके बाद दोस्तों मैंने मध्य प्रदेश में बताया हुआ था कि यहाँ से लेके यहाँ तक सोनभद्र से लेके आगरा तक 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से लगते हैं। सबसे ज़्यादा जिलों को टच करने वाला राज्य कौन-सा है? मध्य प्रदेश से 11 जिलों को टच करता है, ठीक है? उसके बाद मैंने आगरा और मथुरा जो राजस्थान से टच करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है दिल्ली, जिसमें गाजियाबाद और जो है गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से लगते हैं, जिसमें गाजियाबाद केवल जो है दिल्ली से लगता है, वो हरियाणा से नहीं लगता है। हरियाणा से 6 जिले लगते हैं, जो यहाँ पे शामली, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर और उसके बाद पड़ता है आपका अलीगढ़, फिर मथुरा, ठीक है? इस तरीके से गौतम बुद्ध नगर भी पड़ता है, आप इसको बागपत भी पड़ता है, तो ये 6 जिले हरियाणा से लगते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसका उत्तर प्रदेश के जो पुनर्गठन है, नाम परिवर्तन है, इनके बारे में आज आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। पहले दिया हुआ है प्रदेश का पुनर्गठन और नाम परिवर्तन। पुनर् दोस्तों जब नाम परिवर्तन प्रदेश का हुआ था,
तो सबसे पहले जो है प्रदेश का नाम जो है आगरा प्रेसिडेंसी रखा गया था। जब ब्रिटिश ये ब्रिटिश शासन की बात हो रही है, सब जब ब्रिटिश भारत पर जो है राज कर रहे थे। तो 1834 में सबसे पहले प्रदेश का नाम रखा गया था आगरा प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी। फिर 1836 में इसका नाम रखा गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। मतलब उत्तर प्रदेश जो पड़ता है, तब उत्तर प्रदेश एक विस्तृत एरिया में था। केवल अब आपका जो क्षेत्रफल है उससे भी अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ था, तो इसलिए इसको उत्तरी पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। फिर 1877 में उत्तरी पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत नाम दिया गया, 1877 में। फिर जब 1902 आया, तो 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत नाम दिया गया था। उसके बाद दोस्तों 1 अप्रैल 1937 आता है। 1 अप्रैल 1937 को इसका नाम दिया गया संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, संयुक्त प्रांत। उसके बाद इसमें एक और आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 अप्रैल 1946, यहाँ पे लिखा नहीं है। 1 अप्रैल 1946, 1 अप्रैल 1946 को दोस्तों उत्तर प्रदेश को स्वायत्त स्थिति प्राप्त हुई थी। स्वायत्त स्थिति उत्तर प्रदेश को कब प्राप्त हुई थी? 1 अप्रैल 1946 को। मतलब देश आजाद हुआ था 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उत्तर प्रदेश को जो स्वायत्त स्थिति प्राप्त हो गई थी वो 1 अप्रैल 1946 को ही प्राप्त हो गई थी। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 1 अप्रैल 1937 को इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। फिर 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को फाइनली इसका नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों 24 जनवरी जो यहाँ पे दिया गया है, इसी को हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। और पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? 2018 में। 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा। पहली बार 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। अब दोस्तों हम राजधानी की बात कर लेते हैं। तो 1836 से लेके 1858, क्योंकि नामकरण इसका चालू हुआ 1836 से ही, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। तो 1836 से लेके 1858, मतलब स्वतंत्रता संग्राम जब 1857 को हुआ था, तब तक प्रदेश की राजधानी को आगरा के नाम से रखा गया था या जाना गया था। उसके बाद फिर प्रदेश की राजधानी 1858 में चेंज हुई। 1921 तक क्या था? इलाहाबाद था। इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 1858 से 1921 तक इलाहाबाद था। 1921 से फिर चेंज हुआ, तो पूर्व आंशिक रूप से उसकी राजधानी को लखनऊ बनाया गया। आंशिक रूप से उसकी राजधानी, प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनाई गई। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा लखनऊ को पूर्ण राजधानी का दर्जा दे दिया गया, पूर्णतः प्रदेश की राजधानी लखनऊ बन गई। लेकिन 1921 से फिलहाल लखनऊ ही राजधानी है। केवल आंशिक और पूर्णता जो है ये डिफरेंस आता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में अगर पूछेगा कि आंशिक रूप से प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी, तो आप लगाएंगे 1921। अगर पूर्ण रूप से कब बनी, तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों विधायी एवं प्रशासनिक राजधानी यहाँ पे दिया हुआ है, विधायी एवं प्रशासनिक राजधानी, तो आप इस पे लगाएंगे लखनऊ। सारी विधायी एवं प्रशासनिक कार्य जो है, कानूनी प्रक्रिया ये सब जो होती है, वो उसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। उसके बाद न्यायिक राजधानी की बात की जा रही है। न्यायिक राजधानी इलाहाबाद, इलाहाबाद या इसे प्रयागराज बोला जाता है। इसका नाम चेंज हो गया है प्रयागराज, आप इसको ध्यान दीजिएगा। धार्मिक राजधानी, धार्मिक राजधानी के बारे में अगर आप जानते हैं तो वाराणसी इसकी राजधानी है। धार्मिक राजधानी वाराणसी है। और अगर आर्थिक राजधानी की बात की जाए, तो आर्थिक या वित्तीय राजधानी, आर्थिक या वित्तीय राजधानी, तो आपका आएगा कानपुर, कानपुर। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आर्थिक और वित्तीय राजधानी की बात आएगी तो आप इसमें लिखेंगे कानपुर। अब दोस्तों इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग इसको जो है अगर लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब दोस्तों राजकीय चिन्ह की बात आती है। प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा
प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। एक वृत्त है। इसी वृत्त में जो है दो मछलियां हैं। दो मछलियां हैं। दो मछलियां हैं और एक तीर धनुष है। तीर धनुष या तीर कमान जो भी आप बोलिए, तीर धनुष। और उसके बाद तीन तरंग लाइनें हैं। तीन तरंग लाइनें हैं। आप इसको ध्यान दीजिएगा। तीन तरंग लाइनें। और दोस्तों ये किसके प्रतीक हैं आप लोगों को बताऊंगा मैं। ये जो दो मछलियां हैं ये अवध में जो मुस्लिम शासक थे उनका प्रतीक है। अवध में मुस्लिम शासकों का ये प्रतीक है, दो मछलियां। और तीर धनुष जो है ये भगवान श्री राम के हिंदू शासक या शासन भगवान श्री राम का प्रतीक है। और तीन तरंग लाइनें जो हैं ये गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। तीन तरंग लाइनें जो है ये प्रदेश की गंगा यमुना की बहाव का प्रतीक है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया राजकीय चिन्ह के बारे में। अब दोस्तों हम राजकीय पशु के बारे में बताएं तो बारहसिंगा है। इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे तो श्वार्प डियर इसको बोला जाता है। श्वार्प डियर। और दोस्तों अगर राजकीय पशु के बाद अगर आप राजकीय पक्षी जानेंगे, सारस या क्रॉन्च यानी सारस या क्रेन, इंग्लिश में बोलेंगे सारस या क्रेन। राजकीय वृक्ष के बारे में, राजकीय वृक्ष जो है, राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय वृक्ष अशोक है। और इसका जो नाम देखेंगे तो सराका अशोका है। सराका अशोका इसका जो वैज्ञानिक नाम एक तरीके से आप कह सकते हैं, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो राजकीय वृक्ष। उसके बाद राजकीय वृक्ष के बाद आप राजकीय पुष्प देखेंगे तो राजकीय पुष्प आपका, इसको बोलते हैं ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा, कहीं भी आपको मिल सकता है, पलाश या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। उसके बाद राजकीय खेल जो है, राजकीय खेल, राजकीय खेल आपका हॉकी है। हॉकी। राजकीय खेल हॉकी, ये सबको पता है, ठीक है। उसके बाद राजकीय नृत्य जो है वो कथक है। राजकीय नृत्य कई एग्जाम में पूछता है ये। राजकीय नृत्य कथक है। कथक उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है, ठीक है। और उसके बाद राजकीय खेल हो गया, राजकीय नृत्य हो गया। अब राजकीय फल आम होता है। राजकीय फल, राजकीय फल आम होता है। इसे मैंगी फेरा इंडिका बोलते हैं। मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है। हिंदी को कब राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था? हिंदी को 1947 में और उर्दू को 1989 में। इसे मुख्य राजकीय भाषा बोला जाता है, ठीक है, मुख्य राजकीय भाषा बोला जाता है। और इसे जो है द्वितीय राजकीय भाषा बोला जाता है। मुख्य राजकीय भाषा हिंदी ही है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि भारत की द्वितीय राजभाषा कौन सी है, तो उर्दू है। 1989 में इसको दर्जा दिया गया था, ठीक है। और दोस्तों प्रदेश का पुनर्गठन की बात की जाए, प्रदेश के पुनर्गठन, पुनर्गठन तो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। और विभाजन देखेंगे आप, विभाजन, विभाजन, विभाजन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 13 जिलों को काटकर, 13 पहाड़ी जिलों को काटकर, 13 पहाड़ी जिले जो उत्तराखंड के हैं, 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तरांचल एक राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? उत्तरांचल, जिसे बाद में नाम चेंज करके क्या रखा गया? उत्तराखंड। 2007 में इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो विभाजन इसका 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसे 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तरांचल, बाद में इसे उत्तराखंड नाम दिया गया। और पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक सीमाएं हैं, देखिए प्रदेश है, इसकी जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, देखिए इधर पूर्व में है। पूर्व में जो इसकी प्राकृतिक सीमा है वो गंडक नदी है। कौन सी? गंडक नदी।
इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूर्व में जो प्राकृतिक सीमा है वो गंडक नदी है और पश्चिम में यमुना नदी। यहाँ पे क्या पड़ता है? यमुना नदी। पश्चिम में यमुना नदी जो है इसकी प्राकृतिक सीमा है या प्राकृतिक सीमाएं हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणियां, यहाँ पे जो है शिवालिक पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणियां, इसको ध्यान दीजिएगा। इधर के प्राकृतिक विभाजन है। और दक्षिण में आप जो है देखेंगे तो वो विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी ऐसे गया हुआ है। दक्षिण में आपका क्या पड़ता है? विंध्य पर्वत श्रेणी। उसके बाद दोस्तों दक्षिण पश्चिम में देखेंगे, मतलब ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम, यहाँ से जो ऐसे गया हुआ है तो ये आपका यमुना नदी और प्लस विंध्य पर्वत श्रेणी दोनों का मैच हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी प्लस विंध्य पर्वत श्रेणी अगर दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे तो पूर्व में गंडक नदी इसका प्राकृतिक सीमा है और उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणी, पश्चिम में यमुना नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी। और अगर दक्षिण पश्चिम में पूछेगा तो यमुना नदी प्लस विंध्य पर्वत श्रेणी इसकी प्राकृतिक सीमाएं हैं, ठीक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में अगर बात किया जाए, भूगर्भिक संरचना, तो उत्तर प्रदेश जो है ये गोंडवाना लैंड महाद्वीप का जो है प्राचीनतम गोंडवाना लैंड महाद्वीप का भाग है। गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड महाद्वीप का भाग है, महाद्वीप का भाग है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये गोंडवाना महाद्वीप और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी प्रदेश है जिसे हम बुंदेलखंड पठार कहते हैं, वो जो है मुख्यतः विंध्य क्रम की शैलों से बना हुआ है। ये जो है अ, जो पड़ता है बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार, ये जो है विंध्य क्रम की शैलों से बना हुआ है। देखिए यहाँ विंध्य पर्वत श्रेणी है ना, ये विंध्य क्रम की शैलों से बना हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ प्रशासनिक चीजों के बारे में अगर बात की जाए तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं एक नॉलेज अगर दे दूं तो टोटल जो जिले हैं वो कितने हैं? 75 जिले हैं। प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। संभाग या मंडल की बात की जाए, संभाग या मंडल की बात की जाए तो टोटल 18 संभाग है या 18 मंडल है, ठीक है। तहसील की बात की जाए, तहसील की बात की जाए तो 351 है, ये 2020 के आंकड़ों के हिसाब से 351। और विश्वविद्यालय की बात की जाए, विश्वविद्यालय टोटल कितने हैं? 55 है, 55 विश्वविद्यालय है, ठीक है। और विधानमंडल उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल, विधानमंडल द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक है, मतलब इसमें उच्च सदन भी है और निम्न सदन भी है। विधानसभा, विधानसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन, और विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है। दोस्तों प्रथम विधानसभा का गठन 1952 में हुआ था, प्रथम विधानसभा का गठन 1952 में हुआ था। और विधान परिषद के गठन जो है ये 1937 में 35 में हुआ था, ठीक है। विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ था, सॉरी 37 में, विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ था। तो अगर देखा जाए तो लोकसभा सीट के बारे में और राज्यसभा सीट के बारे में, तो लोकसभा सीट जो है 80 है, राज्यसभा सीट 31 है। लोकसभा 80 सीट है, राज्यसभा 31 सीट है। और इसके बाद दोस्तों विधान, इसमें विधान परिषद में जो है इसमें 404 सीटें हैं, ठीक है। और विधान परिषद में 100 सीटें, 99 प्लस 1, और इसमें 403 प्लस 1, मतलब जो है 403 प्लस 1, एक जो है वो एंग्लो इंडियन होते हैं। और इसमें भी एक 99 प्लस 1 मतलब एक जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 404 है और विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है, ठीक है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय जो है वो प्रयागराज में है और उसका खंडपीठ जो है वो एक लखनऊ में है। तो आज आप लोगों ने इस क्लास के बारे में जाना, आप लोगों का कैसा रिव्यू है आप लोग जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेज आपको अगर नॉलेजफुल अगर वीडियो लगा हो तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।